Hello बच्चों, welcome to PW, welcome to NEEF 3.0. My name is Upasna Mongia, your biology mentor, and आज हम improvement in food resources के करने वाले हैं important questions की practice. तो देखो आपको इस नोट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, questions भी हैं, उसके आंसर्स भी हैं, बट पहले हम करेंगे कुछ डिस्कशन एंड देयर आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं, एजर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको दिक्कत होती है, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं. देन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं. तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ज्यादा फोकस हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि एनसीईआरटी इज द की, एनसीईआरटी इज योर बाइबल. तो जो भी मानना है एनसीईआरटी को तुम भगवान मान लो, उसकी एक एक बुक अच्छे से, एक एक लाइन अच्छे से रीड करो, और हर सब्जेक्ट की, सिर्फ बायो की नहीं, हर सब्जेक्ट की बेटा. सो करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस. मैं आपको एक आंसर की दूंगी और उसके बाद आपको मिलेगा एक कंप्लीट आंसर. जैसे देखो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सेरेल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. क्या मिलता है हमें सेरेल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से? देखो सेरेल्स, व्हीट, राइस, इससे हमें मिलते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. तो ये आपके फर्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमने इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में पढ़ा था. इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर का नाम है, तो जो फूड हमने खाया उसके बारे में सारा पता तो होना चाहिए. तो ये न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है. सेरेल्स, पल्सेस, पल्सेस यानी कि दालें, पल्सेस से हमें क्या मिलता है? पल्सेस से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं. मैं जो यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ ना बेटा, वो कीज होंगी, वो आंसर की होगी, यानी कि ये पॉइंट तो आपको मेंशन करने ही करने हैं. डिटेल्ड आंसर आप कहीं से भी ले सकते हो, बुक्स होंगी आपके पास, स्कूल में आपने लिखा होगा, आप खुद बना सकते हो एनसीईआरटी से, वो डिटेल्ड आंसर्स भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे. दीज आर द की पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको लिख कर आने हैं अपने पेपर में. ये मिस नहीं करना है, क्योंकि जैसे अब हम चेक करते हैं, तुम्हारे एग्जाम्स है ना, तो एक चेक करते टाइम हमारा क्या एक पॉइंट होता है कि जब हम चेक कर रहे होंगे बच्चे ने की पॉइंट लिखा है, बच्चे ने इंपॉर्टेंट बात लिखी है, या सिर्फ ऐसे कहानी बना दी. तो तुम जो बहुत चालाक बनते हो ना कि मैं एक वर्ड बता दे अपने दोस्त से पूछ के, मैं पूरा आंसर बना दूंगा 2 पेज का, 3 पेज का, तो बेटा वो टीचर को पता चल जाता है. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप वो की पॉइंट्स जो है ना वो लिख कर आओ, क्योंकि उसी को देखकर मार्क्स मिलेंगे. और पूरा पूरा आंसर भी टीचर्स नहीं पढ़ते, वो यही की पॉइंट्स देखते हैं बच्चे ने लिखे या नहीं लिखे. तो आंसर बनाने का जो तरीका है उसको इम्प्रूव करो, उस पर मेहनत करो. जितना पॉइंट्स में, जितना ग्राफ्स में, डब्बों में आंसर्स लिख कर आओगे, उसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, वो ज्यादा स्कोरिंग होता है बेटा. तो अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, है ना, विटामिन एंड मिनरल. अब इसी को फॉर्म कर दो ना पूरे वर्ड्स में, बन गया आंसर. देखो cereals gives carbohydrates, carbohydrates are energy giving foods, pulses give proteins which builds our body, and vegetables and fruits provides vitamins and minerals. Very easy. Let's jump to next question. How do biotic and abiotic factors affect crop production? ये crop production में से आया हुआ है क्वेश्चन. तो याद करो हमने पढ़ा था कि ऐसे हमें सीड्स ग्रो करने हैं जो बायोटिक रेजिस्टेंस दिखाएं और एबायोटिक रेजिस्टेंस दिखाएं. बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं. तो आपको ये बताना है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं. अगर मैं लिविंग की बात करूं तो हम पेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि रोडेंट्स, चूहों की प्रजातियां अलग अलग, चूहा, चूहिया सब, है ना. देन माइट्स, माइट्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं बेटा जो क्रॉप को खा जाते हैं. देन सम लिजर्ड्स ऑल्सो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो, लॉकस्ट, टिड्डे वगैरह जो होते हैं ना बेटा. देन सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, ये सारी चीजें क्रॉप को इफेक्ट कर सकती है. तो ये लिविंग फैक्टर्स में आ गया. फिर अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, कौन से होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स? अच्छा सा पेन ले लो एक बार, ये लो. एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि बेटा टेम्परेचर चेंज हो गया, अरे ये तो चेंज नहीं हुआ कलर, टेम्परेचर चेंज, ठीक है, वेदर चेंज हो रहा है, या फिर पानी कम मिल रहा है प्लांट्स को, क्रॉप्स को, लेस वाटर. सो ऑल दीज आर एबायोटिक कंडीशंस. टेम्परेचर लिख देते हैं हम, वेदर चेंज भी लिख सकते हो. रोज का जो आपका टेम्परेचर या वेदर चेंज होता है, दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर. देन ह्यूमिडिटी, फ्लड, ड्रॉट, फ्लड बाढ़ आ जाना, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना. So these all are the abiotic factors. अब कैसे लिखोगे अपना आंसर? देखो बायोटिक फैक्टर्स में आ गए, देखो रोडेंट्स,
पेस्ट और इंसेक्ट्स, एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं? दिक्कत ये आती है इन सब से, इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट्स, अटैक हो जाता है टिड्डों का या इंसेक्ट्स का पूरी क्रॉप के ऊपर, और वो सारी क्रॉप को खा जाएंगे, या तो लीफ को अटैक करेंगे, स्टेम को अटैक करेंगे, फ्रूट्स को अटैक करेंगे। वेट लॉस, यानी कि जो ग्रेन की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाएगी, तो वेट लॉस होता है पूरे क्रॉप्स का। देन पुअर जर्मिनेशन एबिलिटी, एक बार अटैक हो गया या फिर अगर देखो ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है तो वो सीड्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। पुअर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है? जब सीड एक प्लांट में बनता है तो वो पुअर हो जाएगा, लाइक जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, क्वालिटी खराब हो जाएगी। डिस्कलरेशन, पुअर मार्केट प्राइस, ये सारी चीजें पुअर मार्केट प्राइस, यानी कि फार्मर्स को अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रॉप प्रोडक्शन को डैमेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। What are the desirable agronomic characteristics for crop improvement? Desirable यानी कि हमारी इच्छा वाले, agronomic characteristics for crop improvements यानी कि हम हमारी इच्छा के हिसाब से किस तरीके से क्रॉप को ग्रो कराना चाहते हैं। तो देखो, what are the characteristics? Tallness and profuse branching are desirable characteristics for fodder crops. Then dwarfness is desired in cereals so that less nutrients are consumed by these crops. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लेक्चर्स में कि जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो मान लो कोई फार्मर है जिसके पास एनिमल्स भी है, लाइफ स्टॉक भी है, वो एक दूसरा काम भी कर रहा है जिसमें उसको जानवरों को खाना खिलाना है। जानवरों के खाने को फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं। तो वो ऐसी क्रॉप को प्रेफर करेगा जिसमें स्टेम बहुत लंबी हो। ग्रेन्स तो बन ही रहे हैं, देखो ग्रेन्स मार्केट में जाएंगे, बट जो स्टेम निकल रही है, स्टेम एंड ट्विग्स जो निकल रहे हैं, ब्रांचेस जो निकल रही हैं स्टेम की, वो कैसी होनी चाहिए कि एक फार्मर के लिए फॉडर बन जाए, खाना निकल जाए उसके जानवरों के लिए। तो वो उस फार्मर की डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। वहीं पर अगर हम सेरेल्स की बात करें, वीट की बात करें, उस केस में ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस क्या होता है? छोटी हाइट वाले प्लांट्स। तो जब लंबी हाइट वाले प्लांट्स होंगे तो उससे क्या दिक्कत होगी? न्यूट्रिएंट सॉइल से बहुत ज्यादा यूज होगा। हमें नहीं चाहिए कि लंबी लंबी स्टेम्स हो और वो खामखा का न्यूट्रिशन यूज करे। हमारा न्यूट्रिशन तो ग्रेन्स तक जाना चाहिए ना। सो ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सेरेल्स ताकि लेस न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स कंज्यूम करें। दीज आर द डिजायरेबल एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक फार्मर प्रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रो? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अब लार्ज क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, लिस्ट बना दो और उसके बाद याद है हॉपकिंस, कैफे, माइटी गुड, शॉर्ट फॉर्म इसकी है ना। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत लार्ज क्वांटिटीज में पड़ती है। इसके टॉप 3 एग्जांपल्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके। नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। मेनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। इसलिए एसेंशियल है ये क्योंकि दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो एक प्लांट सेल जिस चीज से बना है वो नया सेल बनाने के लिए उसको सारा सामान चाहिए। तो ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। नाइट्रोजन की अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, नाइट्रोजन बेटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और हमारे सेल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उनके सेल के अंदर सबसे ज्यादा तो प्रोटीन होता है। तो नाइट्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट बन गया ना प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट सेल खुद नाइट्रोजन और फास्फोरस से बना है। दैट इज वाई दीज आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इसीलिए लिखा है एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जिन बच्चों को प्रोटोप्लाज्म याद नहीं है मैं बता देती हूँ। मान लो ये एक तरीके का प्लांट सेल है बेटा, इसके अंदर जो भी जेली लाइक सब्सटेंस पड़ा हुआ है जिसमें सारी सेल ऑर्गेनील्स होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी अपैरेटस होगा, वो सारे इसी जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस भी इसी के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो न्यूक्लियस का कंटेंट और न्यूक्लियस के बाहर का कंटेंट सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। NPS आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, एज आई टोल्ड यू, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर तीनों मिलकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन कैल्शियम इज प्रेजेंट इन सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इनके प्लांट्स के पास सेल वॉल है, उनको नई सेल वॉल बनानी है जब नया सेल बनाना है। Then magnesium is important constituent of chlorophyll, very very important point। magnesium जो है वो chlorophyll के लिए important है। So these are the
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए होते हैं। हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते कहां से हैं? सो देखो, मेन जो सोर्स है प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने का, दैट इज सॉइल। तभी फार्मर्स मैन्योर और फर्टिलाइजर को कहां ऐड करते हैं? सॉइल के अंदर। और वो न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूबल होने चाहिए, सॉल्यूबल फॉर्म में प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूबल? जब पानी के अंदर वो चीज मिक्स हो जाएगी तो सॉल्यूबल बन जाएगी। प्लांट्स मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? सॉल्यूबल फॉर्म में। जब पानी सॉइल से ऊपर की तरफ जाता है, पानी के साथ साथ सारे के सारे मिनरल्स भी पानी के अंदर डिपॉजिट होकर ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो, प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। अच्छा, एयर और वाटर से भी तो मिलता है ना। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स टोटल, मैक्रो और माइक्रो को मिलाकर 16 न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सप्लाइड बाय वाटर। नो, लिसन, CO2 कार्बन एयर से आ रहा है, H2O provides hydrogen and oxygen। ठीक है, बाकी के न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिल जाएंगे। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बच्चा। अब देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सप्लाइड बाय एयर एंड वाटर, यहां पर एक करेक्शन है, बाय एयर एंड वाटर। द रिमेनिंग 13 न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय सॉइल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन एयर से मिल जाएगा, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। इनका आपको यूज को कंपेयर करना है। अब मैन्योर के फायदे क्या है, यहां हम अपनी टेबल बना सकते हैं। मैन्योर के क्या फायदे हैं बेटा? मैन्योर ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। ये सॉइल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर ह्यूमस को फॉर्म करने में हेल्प करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है ना। वहीं पर अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करूं, फर्टिलाइजर्स के क्या फायदे हैं? सॉल्यूबल है पानी के अंदर। इसकी दिक्कत ये होती है मैन्योर्स की कि दीज आर नॉट सॉल्यूबल, दीज आर नॉट इजीली सॉल्यूबल। तो मैन्योर्स में ये ज्यादा दिक्कत आती है, मैन्योर सॉल्यूबल नहीं होते। फर्टिलाइजर्स का फायदा एक ये है, मैन्योर के ऊपर फर्टिलाइजर का फायदा ये है दैट दे आर सॉल्यूबल। एंड देन फर्टिलाइजर्स को स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। मैन्योर अगर आपको अपनी फील्ड के अंदर डालना है तो हर रोज बनाना पड़ेगा, बनाओगे, उसको डिग्रेड करोगे, तब जाकर अपनी फील्ड के अंदर डाल पाओगे, है ना। बड़े आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, The manures enrich the soil with nutrients, so do fertilizers. They provide organic matter. लिखा था मैंने organic matter, topmost layer, humus to the soil, and restores water retention capacity of sandy soil and drainage in clay soil. ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और तुम्हें लगेगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, मैम ने तो कभी कराया ही नहीं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। लिसन, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है ये सॉइल के अंदर, तो अब ये क्या करते हैं, देखो सैंडी सॉइल की अगर मैं बात करूं, सैंडी सॉइल क्या होती है? सैंडी सॉइल इज वेरी, जिसमें ना पानी रुकता नहीं है, पानी ना नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉइल के अंदर पानी सीप कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। तो सॉइल रिस्टोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अगर सैंडी सॉइल के अंदर हमने ह्यूमस डाल दिया, मैन्योर डाल दिया, तो वो पानी को अपने अंदर रोक कर रखेगा। ये मैन्योर का फायदा हो गया सैंडी सॉइल के साथ। क्लेई सॉइल, क्ले देखा है तुमने, क्ले को कभी आपने हाथ में देखा होगा, क्ले के अंदर पानी डाल दो ना, वो पानी उसमें रहेगा, रुक जाएगा पानी उसकी लेयर के ऊपर। तो हम चाहते हैं क्लेई सॉइल भी थोड़ा बहुत पानी तो एब्जॉर्ब करे यार। सैंडी सॉइल बहुत ज्यादा कर रही थी, क्लेई सॉइल पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करती है। तो अगर हम क्लेई सॉइल के साथ ऐड कर देंगे मैन्योर, तो वो पानी को अपने अंदर सीप करेगी, अपने अंदर ड्रेन करना शुरू कर देगी। तो ये दोनों सॉइल के ऊपर अलग अलग फायदे हो रहे हैं बेटा मैन्योर्स के। देन एडिशन ऑफ मैन्योर्स रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, बार बार टॉप लेयर बनती है तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। दे प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिजम्स लाइक सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया। जितने ज्यादा गुड बैक्टीरिया सॉइल के अंदर होंगे
उतना फार्मर्स को फायदा होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, है ना, तो उनको सॉइल के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से रह सके सॉइल के अंदर और फार्मर्स को भी हेल्प कर सके, प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करा सके, सॉइल को फर्टाइल रखे। बेसिकली जो भी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर आता है या कोई भी वेस्ट आता है उसको फिर से सॉइल के अंदर कन्वर्ट करना ही नहीं बैक्टीरिया का तो काम है। तो ये बैक्टीरिया रहने चाहिए सॉइल के अंदर, तभी सॉइल अच्छे से रह पाएगी। सो दिस इज अगेन वन मोर फायदा, मैन्योर्स की वजह से ये बैक्टीरिया भी अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। फिर फर्टिलाइजर्स, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलाइजर्स में आप लिखोगे दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि बेटा इनके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है। जैसे हमने लेक्चर में देखा था, मेरी सॉइल के अंदर अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो मैं नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर मार्केट से लेकर आऊंगी और अपनी सॉइल के अंदर डाल दूंगी, फास्फोरस ले आऊंगी, पोटेशियम ले आऊंगी। तो देयर आर 3 डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, NPK। दीज फर्टिलाइजर्स आर इंपॉर्टेंट और ये आपको दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following conditions will give the most benefits and why? You have to choose करना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा बेनिफिट देने वाला है आपको और क्यों। पहला देखो, farmers use high quality seeds and do not adopt irrigation or use fertilizers। farmers high quality seed use करेंगे and irrigation को अडॉप्ट नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट क्या ये सबसे वाइज तरीका है? नहीं ना। आगे देखो, देखते हैं, पहले सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। फार्मर्स यूज ऑर्डिनरी सीड्स, ऑर्डिनरी सीड्स मतलब HYV सीड्स नहीं है, नॉर्मल से सीड्स है। अडॉप्ट इरिगेशन एंड यूज फर्टिलाइजर। देन फार्मर्स यूज क्वालिटी सीड्स, अडॉप्ट इरिगेशन, यूज फर्टिलाइजर एंड यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन सी सबसे बेस्ट तरीका है, ऑप्शन सी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वालिटी सीड्स यानी कि हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स का इस्तेमाल करो, इरिगेशन करो, फर्टिलाइजर का यूज करो, क्रॉप प्रोटेक्शन के तरीके इस्तेमाल करो। सो दिस इज द बेस्ट मेथड जो फार्मर यूज कर सकता है। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़े। व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हैं बेटा? प्रिवेंटिव मेजर्स वो होते हैं कि हमने ना टाइम से सीड्स को सॉइल के अंदर डाला। प्रिवेंशन समझते हो ना, पहले ही बचाव करना, है ना। सो हमने पहले ही सॉइल के अंदर टाइम से सीड्स को डाला है, पानी टाइम पर दिया है और हमने सॉइल को बहुत फर्टाइल रखा है, सॉइल के अंदर अच्छे से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करें। तो ये प्रिवेंटिव तरीका होता है कि हमने पहले ही पेस्ट के अटैक से और पुअर अगर हमारा आउटकम खराब ना हो, इसलिए हमने पहले प्रिवेंशन के मेथड्स यूज करें। हमने जो आपके इंटरक्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जैसे कि क्रॉप रोटेशन, देन रोज में जो हम ग्रो कर रहे थे, इंटरक्रॉपिंग जिसको हम बोलते हैं, देन ऑल्सो वी वर यूजिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये तरीके हम यूज कर सकते हैं। प्रिवेंशन तरीका हो जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स यानी कि हम मान लो वीड को अपनी फील्ड में ग्रो नहीं कराना चाहते, तो वीड को ग्रो नहीं कराना चाहते तो हम साथ में ऐसे इंसेक्ट्स फील्ड के अंदर डाल रहे हैं जो इस पर्टिकुलर वीड को अटैक करेगा और हमारी मेन क्रॉप को छोड़ देगा। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होता है। या फिर आप अपनी फील्ड में नीम को ग्रो कर रहे हो, टर्मरिक को ग्रो कर रहे हो, तो इंसेक्ट्स वगैरह वैसे ही नहीं आएंगे आपकी फील्ड के अंदर। दीज आर सर्टेन ऑर्गेनिक मेथड जो फार्मर यूज कर सकता है। देखो अब हम कैसे लिखेंगे। डिसीज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। To get rid of pathogens, some preventive measures are used, such as economic and minimize pollution without affecting the soil quality. ये आंसर तो फिर भी छोटा है, आप इसमें और सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो जो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी यूज्ड। क्यों यूज करना है, बेसिकली वाई पूछा है उसने, तो आप लिख सकते हो प्रिवेंशन के मेथड्स हम यूज करते हैं। कौन कौन से यूज करते हैं अभी मैंने लिस्ट बताई। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा एक तो इकोनॉमिकली होगा कि फार्मर को नुकसान नहीं हुआ, डिसीज नहीं लगेगा प्लांट्स के अंदर, है ना, एंड मिनिमाइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी नहीं होगा क्योंकि हमने सॉइल की क्वालिटी का ध्यान रखा है। सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के टाइम पर क्या क्या खतरा है? स्टोरेज के टाइम पर एक तो खतरा है
मॉइस्चर से, मॉइस्चर अगर आ गया तो बायोटिक फैक्टर्स का इफेक्ट हो सकता है, यानी कि लिविंग चीजें जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो सकता है, तो सड़ने और गलने लग जाएंगी हमारी सब्जियां और क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद बायोटिक फैक्टर्स हो गए, और क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, पेस्ट अटैक हो सकता है, चूहे आ गए आपकी फील्ड के अंदर, यही तो नुकसान है ना बेटा। स्टोरेज के टाइम पर या तो बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएगा या फिर पेस्ट का अटैक हो जाएगा, चूहे घुस गए फील्ड के अंदर, ठीक है। सो लेट अस सी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग स्टोरेज आर, बायोटिक फैक्टर्स में देखो इंसेक्ट, रोडेंट्स, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, फंगस, यही बताया बैक्टीरिया और फंगस का इफेक्ट हो सकता है। बैक्टीरिया और फंगस आपके आ गए लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक फैक्टर्स के अंदर, ये भी बायोटिक फैक्टर्स है, इनको हम पेस्ट बुलाते हैं, ये सारे पेस्ट है बेटा, सारे के सारे पेस्ट हैं ये। देन एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि मॉइस्चर होगा, देखो ये रिलेटेड है, मॉइस्चर होगा तो सीड की क्वालिटी खराब होगी, बैक्टीरिया फंगस को मजे आ जाएंगे कि यार ये तो ग्रेन्स खराब हो रहे हैं, चलो इस पे पार्टी करते हैं। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर चेंज, ये सारे के सारे, तुम पूरा चैप्टर देख रहे हो, अब कितना आसान लग रहा होगा तुम्हें, सब कुछ रिलेटेड है, सारी कहानी रिलेटेड है, बार बार वही चीजें पूछी जा रही है आपसे, कौन से बायोटिक फैक्टर्स है, क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, किन चीजों से बचाना है, किन चीजों का अटैक होगा, वही बातें पूछी जा रही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड व्हाई। ये आपका कैटल फार्मिंग से क्वेश्चन आया, कौन सा मेथड है जो कि हम कैटल ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर दिमाग में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस ब्रीडिंग तो बिल्कुल सही है। क्रॉस ब्रीडिंग कब करते हैं कि हमने ना खुद डिसाइड किया अपने सुपीरियर पेरेंट्स को, मेल और फीमेल हम चूज कर रहे हैं, यानी कि हमने खुद एक काऊ और खुद एक बुल को डिसाइड किया जिनके अंदर जो सुपीरियर है, जिनके अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं। फिर दोनों की अगर हम इंटरब्रीडिंग करा देंगे तो हमारे पास एक हाइब्रिड बनकर आएगा, जो हमारे पास नया ऑर्गेनिज्म आया है वो दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होगा, दोनों की क्वालिटीज उनके अंदर आ जाएंगी, तो क्रॉस ब्रीडिंग या इंटरब्रीडिंग कराते हैं, दिस इज द मेथड। अब सुनो, यही लिखा है देखो, क्रॉस ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस इन विच इंडिजिनस वेराइटीज, इंडिजिनस यानी कि हमारी वाली वेराइटी, हमारे इंडिया की वेराइटी हम यूज कर सकते हैं, इंडिजिनस वेराइटीज ऑफ कैटल कैन बी क्रॉस्ड बाय एक्सोटिक वेराइटी, एक्सोटिक यानी कि दूसरे देश की, है ना, जैसे हम बीज में भी करते थे, कैटल में भी करते थे, हमने अलग अलग नाम भी पढ़े थे, देन देयर इज स्विस, जर्सी, देन हमारे इंडिया की रेड सिंधी, है ना, इनका हम क्रॉस कर सकते हैं, जो कि हाई यील्ड देगा, हाई प्रोडक्शन देगा, इनकी मिल्क की क्वालिटी सुपीरियर हो जाएगी, या फिर जो भी नए इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये क्वालिटी दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर हो जाएगी अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। द डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर टेकन, यानी कि हम पेरेंट्स चूज कर रहे हैं, हमें डिसाइड करना है कि बुल का साइज बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें उसको खेतों में यूज करना है। जो हम मदर चूज कर रहे हैं, मदर काउ चूज कर रहे हैं, उसकी मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। शुड हैव अर्ली मैच्योरिटी एंड शुड बी रेजिस्टेंट टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। अर्ली मैच्योरिटी, देखो जल्दी से अगर मैच्योर हो जाएगी हमारी काउ या फिर मैच्योर हो जाएगा हमारा मेल बुल, तो उसकी वजह से भी हम जल्दी नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, तो इकोनॉमिकली फायदा भी होगा। What मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं कि जब हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं यानी कि कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, और पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि हम एग्स के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम क्या है। देखो, चाहे आप अपने घर पे फार्मर्स की बात करें, चाहे फार्मर अपने घर पर कैटल्स को ले आए या फिर बर्ड्स को ले आए फॉर दिस कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, दोनों की केयर करनी पड़ेगी, दोनों के लिए शेल्टर चाहिए, दोनों के लिए खाना चाहिए, दोनों के लिए वैक्सीनेशन चाहिए, तो ये तो कॉमन मेथड्स है ना जो दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो देखो, शेल्टर, सी सबसे पहले शेल्टर आ गया, शेल्टर दोनों को देना पड़ेगा। डेयरी एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स रिक्वायर प्रॉपर शेल्टर, वेल डिजाइन डेयरी एंड हाइजीनिक शेल्टर, हाइजीनिक शेल्टर यानी कि साफ सफाई होनी चाहिए जगह पे। देन फीडिंग टू गेट गुड यील्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट, प्रॉपर फीड इज प्रोवाइडेड टू डेयरी एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स। खाना हमें अच्छा देना होगा, प्रॉपर फीड इज प्रोवाइडेड टू डेयरी एनिमल्स एंड पोल्ट्री बर्ड्स, दोनों को हमें प्रॉपर फीडिंग करनी पड़ेगी। कैटल फार्मिंग में हमने पढ़ा था कि बेटा रफेज और कंसंट्रेट का अमाउंट हमें ध्यान रखना है, बट वो आप यहाँ मेंशन मत करना क्योंकि रफेज और कंसंट्रेट पोल्ट्री बर्ड्स के लिए नहीं जाता, उनको सीड्स दिए जाते हैं, उनका खाना अलग होता है। सो जस्ट मेंशन फीडिंग वाला पॉइंट, ठीक है। देन केयरिंग
केयरिंग में क्या आ जाएगा, वैक्सीनेशन आ जाएगी, वैक्सीनेशन हमें लगानी पड़ेगी। देन उनकी नॉर्मल जो हैबिट्स होती है उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीजेज, बिकॉज वायरस, बैक्टीरिया और फंगस जितना हमें नुकसान देते हैं उतना उनको भी नुकसान दे सकते हैं, तो हमें उनको इन पैथोजन के अटैक से भी बचाना होगा। तो वैक्सीनेशन कराते हैं या फिर रोज नहलाना एंड क्लीन करना उनके एरिया को, उनकी बॉडी को क्लीन करना, उनके फर को क्लीन करना, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, what are the differences between broilers and layers and in their management? जब मैं broilers की बात करती हूं तो broilers are meat giving, they provide us meat, and when we talk about layers they are egg laying. अब कैसे याद रखते हैं layers को, कैसे याद रखोगे, कंफ्यूजन हो जाती है ना कभी कभी, तो हम बोलते हैं ना egg laying, ले यहां पर भी आ रहा है तो ये हमेशा एग ले करेंगे, एंड ब्रॉयलर्स विल बी यूज्ड फॉर मीट। तो ऑब्वियसली एग्स कौन देगा, फीमेल बर्ड्स, एंड ब्रॉयलर हम मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमने किसी फीमेल बर्ड का यूज करा फॉर एग प्रोडक्शन एंड देन उसको हम मीट के लिए भी यूज कर सकते हैं, डबल फायदा। देखो व्हाट आर द डिफरेंसेस, the poultry bird groomed for obtaining meat is called broiler, the egg laying poultry bird is called layer, clear? अब इनकी मैनेजमेंट में क्या डिफरेंसेस होंगे, द हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। जिसको हम मीट के लिए यूज कर रहे हैं यानी कि ब्रॉयलर के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर आप मीट क्वालिटी बढ़िया चाहते हो तो आपको अपने एनिमल को फीड अच्छा करना होगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़िया करनी होगी। तो यही है हाउसिंग, न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स ब्रॉयलर के लिए डिफरेंट होती है। हाउसिंग जहां वो रह रहे हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज्यादा होगी उनके अंदर, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ब्रॉयलर्स की ज्यादा होंगी। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द राशन, जो कि डेली फूड रिक्वायरमेंट्स है ब्रॉयलर्स की, उसमें क्या अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन रिच होना चाहिए, क्योंकि मीट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो इफ दे विल हैव प्रोटीन मोर वी विल गेट मोर प्रोटीन फ्रॉम देयर मीट, है ना, डायरेक्टली रिलेटेड। देन फैट भी अच्छा होना चाहिए। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज ऑल्सो केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स, वाइल लेयर्स रिक्वायर इनफ स्पेस एंड प्रॉपर लाइटिंग। जो एग लेइंग है उनका क्या करना है, उनकी ना हमें हीट पीरियड का ध्यान रखना होता है, किस टाइम वो एग ले करती है। सो उनके लिए हमें ज़्यादा शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनको शेल्टर अच्छा मिले, एग क्वालिटी पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उनके हीट पीरियड का ध्यान रखेंगे। हीट पीरियड क्या होता है, जब बॉडी में एग्स बन रहे होते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर द फिश ऑब्टेन्ड, फिश कैसे ऑब्टेन करेंगे, दो तरीके, या तो कैप्चर कर लो, कैप्चर फिशिंग, या फिर कल्चर कर लो, ग्रो कर लो, ब्रीडिंग कर लो, दैट इज कल्चर फिशिंग। दो तरीके, चलो देखते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम कैप्चर फिशिंग बोलते हैं, एंड द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग, दैट इज नोन एज कल्चर फिशरी। What are the advantages of composite fish culture? Remember composite fish culture किसका पार्ट है, कल्चर फिशरिंग का। कल्चर फिशिंग जब हम करते हैं तो इसके अंदर हम एक टैंक के अंदर या किसी सोर्स के अंदर अलग अलग मछलियों को लेकर आते हैं, उनको खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, उनको बिल्कुल ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट वाला माहौल दिया जाता है, सो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस एंड वी कैन गेट मोर नंबर ऑफ फिश, है ना, गुड क्वालिटी ऑफ फिश। उनका फीड हम जितना अच्छा रखेंगे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती जाएगी। तो पढ़ो, कंपोजिट फिश कल्चर के अंदर एक कॉम्बिनेशन लिया जाता है 5 से 6 मछली स्पीशीज का एक ही पॉन्ड के अंदर। अब हम सिलेक्ट कर सकते हैं इन मछलियों को, अब हम सिलेक्ट करेंगे तो इसका फायदा क्या है, उनके बीच में लड़ाई नहीं होगी फूड के लिए, है ना, एंड आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स, उनके खाने की हैबिट्स भी अलग है। जैसे जो बॉटम फीडर्स होती हैं, जो सबसे नीचे रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्प, जो आपकी बॉटम फीडर है, कार्प जो मछली है ना, सो दैट इज फीडिंग ऑन वीड्स, जो नीचे हमने वीड्स ग्रो कर दिए हैं, प्लांट जो वीड प्लांट है जो पानी के नीचे ग्रो कर रहे हैं उसी पर फीड कर लेती हैं, ऊपर वालों को हम खाना दे सकते हैं। तो उनकी फीडिंग हैबिट्स भी अलग अलग है, तो कंपटीशन नहीं होगा खाने के लिए। कैटला सरफेस फीडर, रोहू मिडल फीडर, मिडल जोन की है, मृगल एंड कॉमन कार्प आर बॉटम फीडर्स, पढ़ा था हमने, एंड ग्रास कार्प्स फीड ऑन द वीड्स। देखो कॉमन कार्प्स और बॉटम फीडर्स और ग्रास कार्प जो होती है ये वीड पर फीड करती है,
तो ये सारी स्पीशीज एक पॉन्ड के अंदर डाली जा सकती है, उनके बीच में लड़ाई नहीं होगी। अब एक अच्छा खासा आउटकम निकल कर आएगा, प्रोडक्शन निकल कर आएगा उस पॉन्ड में जो जिसमें आपने कंपोजिट फिश कल्चर किया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी वेराइटी सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। तो हमें कौन सी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली बीज चूज करनी है कि हमारे पास नया प्रोडक्ट अच्छा है। तो जैसे हम बात कर रहे थे इंडिजिनस ब्रीड की और एक्सोटिक ब्रीड की, तो इंडिजिनस में तो हमने कोई भी ले सकते हैं, एपिस डॉर्सटा, एपिस सेरेनाइनजिका, है ना, रॉक बी एंड नॉर्मल हमारी इंडियन बी जो है उसको ले सकते हैं। इटली की ब्रीड की बात करी थी हमने, एपिस मेलिफेरा बोलते हैं उसको। तो जो एपिस मेलिफेरा है ना, इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि ये स्वार्मिंग नहीं करती है। स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो हनी बीज है ना, ये जिस हनी कॉम में रह रही हैं, पहले से रह रही हैं, अच्छा खासा वहां पर हनी बन रहा है, उसको टाइम से पहले छोड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है, माइग्रेट कर जाती है और वहां पर नया हनी कॉम बनाना शुरू कर देती है, फिर उसको छोड़ के कहीं और चली जाती है। तो ये जो बार बार स्वार्मिंग कर रही है उससे हनी प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। जो इटली की वेराइटी है एपिस मेलिफेरा, वो ये काम नहीं करती है। तो हम चाहेंगे ना हमारी इंडियन ब्रीड्स का हम क्रॉस कराएं इस एपिस मेलिफेरा के साथ। आ जाओ। The variety of bee should be able to collect large amount of honey। अब हमें ऐसी हनी कलेक्ट करनी है या फिर हाइब्रिड बनाना है, क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद बनाना है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हनी हमें दे सके। The bees should stay in a given beehive for longer period। इसी को हम स्वार्मिंग बोलते हैं। अगर ये लॉन्ग पीरियड के लिए एक हनी कॉम में नहीं है, यानी कि वो स्वार्मिंग कर रही है। वी डोंट वांट कि हमारी हनी बीज बार बार स्वार्मिंग करें। The bees should have capacity of breeding well। ज्यादा ब्रीड करेंगे, जितने ज्यादा वर्कर्स बनेंगे उतना ज्यादा हमारे पास हनी आएगा, क्योंकि वर्कर्स ही जाती है अपने हनी कॉम को छोड़कर और बाहर से नेक्टर कलेक्ट करके हनी बनाती है। द वेराइटीज ऑफ बीज शुड बी डिसीज रेजिस्टेंट। और ये सारी क्वालिटीज हमारे कैसे मिल सकती है, जब हम इंडिजिनस और एक्सोटिक वेराइटी का आपस में क्रॉस करा दे। नेक्स्ट, What is pasturage and how it is related to honey production? Pasturage क्या होता है? जो भी हमारे पास फ्लावर्स या गार्डन्स है या वेजिटेशन है जहां पर हमारी मधुमक्खियां उड़कर जाएंगी और अपना खाना लेकर आएंगी, अपना नेक्टर लेकर आएंगी, उसको pasturage बोलते हैं। Means the flowers available to the bees for nectar and for pollen collection. In addition to adequate quantities of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of honey. honey का टेस्ट कैसे है वो हमारे फ्लावर पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कश्मीर का हनी बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो वेजिटेशन है, जो फ्लावर्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो कश्मीर का हनी, कश्मीर के एप्पल भी बड़े अच्छे होते हैं, है ना। What are the advantages of intercropping and crop rotation? क्या फायदे हैं? इंटरक्रॉपिंग याद है, टोमेटो और गार्लिक की हमने लाइंस लगाई थी। क्रॉप रोटेशन का क्या फायदा था कि हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिटेन रह गए थे। ये तो मेजर फायदे हैं इनके। It helps to maintain soil fertility. It also helps to retain soil fertility. कॉमन पॉइंट है दोनों का। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। मान लो हमारी एक कोई क्रॉप डैमेज हो गई तो दूसरी क्रॉप को हम सेव कर सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली बदलेगी। सेव लेबर एंड टाइम। बोथ क्रॉप्स कैन बी इजिली हार्वेस्टेड एंड प्रोसेस्ड सेपरेटली। इट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन के फायदे हैं। इट अवॉइड्स डिप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। एक पर्टिकुलर सॉइल में से किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। पेस्ट और डिसीजेस के अटैक से बचाता है। वीड कंट्रोल करता है। प्रिवेंट्स चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल। अगर आप एक ही क्रॉप को बार बार यूज कर रहे हो तो उसके लिए एक ही फर्टिलाइजर आप बार बार सॉइल के अंदर ऐड कर रहे हो, तो सॉइल की जो पीएच है उस पर फर्क पड़ता है। इसीलिए क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी डिजायरेबल हमारी जो डिजायर वाला जीन है वो हम डाल दें हमारी क्रॉप के अंदर। ये हम हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, जिससे हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। देखो यहाँ पर भी लिखा है profuse branching in fodder crops, high yielding variety in maize and wheat. Then genetic manipulation is important क्योंकि ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। मैच्योरिटी पीरियड जो है शॉर्टर और अर्ली हो जाते हैं, यानी कि जल्दी आपके क्रॉप्स पक के तैयार हो जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, नेक्स्ट क्रॉप के लिए आपकी फील्ड तैयार हो जाएगी ना जल्दी। देन बेटर अडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को एप्पल का साइज बड़ा चाहिए, रेड चाहिए। हम सब्जियों में डिसाइड कर सकते हैं हमें जो स्पिनच चाहिए उसमें स्टेम छोटी हो, पत्ता बड़ा हो, क्योंकि वही एडिबल होता है ना। सो दीज आर सर्टेन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेज अकर। स्टोरेज ग्रेन का लॉस कैसे हो सकता है, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, ये कर सकते हैं हम, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। देन हाउ डू गुड एनिमल हस्बैंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स। फार्मर्स को गुड एनिमल हस्बैंड्री प्रैक्टिस से क्या फायदा होगा। देखो
Good husbandry practices are beneficial to the farmers in the following ways. Improvement of breed of the domesticated animals, breed पर फर्क पड़ेगा. Increasing the yield of foodstuffs such as milk, egg and meat. क्वालिटी अच्छी होगी तो उनका जो आउटकम है, उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा हो जाएगा, जैसे कि मिल्क का, एग का, मीट का. प्रॉपर मैनेजमेंट अगर की जाएगी शेल्टर की, फीडिंग की, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस विच अल्टीमेटली हेल्प्स द फार्मर टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ आ गया. What are the benefits of cattle farming? Cattle farming के benefits क्या है? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, मीट का क्वालिटी इंप्रूव होगा, देन हम उनकी स्किन का भी यूज करते हैं फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल. देन गुड ब्रीड ऑफ ड्रॉट एनिमल्स कैन बी ऑब्टेन्ड. ड्रॉट एनिमल्स जिनका हम यूज करते हैं फील्ड के अंदर, क्रॉप को जब फार्मर्स को जरूरत पड़ती है ना फील्ड में बल्की एनिमल्स की, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग? क्रॉस ब्रीडिंग. इन सब में क्या कॉमन है? हमने सब वेराइटी का क्रॉस कराया, इंडिजिनस और एक्सोटिक ब्रीड का, तो दैट इज कॉमन इन ऑल ऑफ दीज. हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? तो देखो, कैप्चर फिशिंग के अंदर हमने नेचुरल रिसोर्सेज से जाकर मछलियों को कैप्चर किया, चाहे फिर वो सी हो, कोई एस्चुरी हो, या फिर रिवर हो, लेक हो, हमने कैप्चर फिशिंग करी है. देन मरीकल्चर, इट इज द कल्चर ऑफ फिश इन मरीन वाटर, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें है, प्रॉन्स, भेटकी, ऑयस्टर्स, मोलेट्स, इनको हम कल्चर करते हैं, मरीन वाटर के अंदर कल्चर करते हैं. देन एक्वाकल्चर, ये दोनों जगह किया जाता है, फ्रेश वाटर में भी किया जाता है और मरीन वाटर में भी किया जाता है. सो दीज आर 3 डिफरेंट डेफिनेशंस जो यहाँ पर पूछी गई थी, एंड इसमें आपने डिफरेंसेस लिख दी. नाउ सम assertion रीजन क्वेश्चंस. ये मेरे को ना इसमें ज्यादा टेंशन रहती है तुम्हारी कि assertion रीजन क्वेश्चंस तुम समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रिकी आ जाए. तो उसका, उस चीज से बचने का क्या तरीका है? उस चीज से बचने का ये तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना फायदा होगा. जिन बच्चों के लिए assertion रीजन नहीं है उनको मैं बता देती हूँ. आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती है, एक होती है assertion, एक होती है रीजन. जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखो, एक assertion दिया, एक रीजन दिया. अब ऑप्शंस क्या है? ये 4 ऑप्शंस है. assertion रीजन में ऑप्शन सेम रहते हैं, ABCD. पहला ऑप्शन कहता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. देखो यहां बताती हूं मैं आपको, पहला ऑप्शन क्या कहता है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो इसको करने के लिए हमेशा हिंदी बनाया करो. कैसे हिंदी बनाया करो? पहले मैं ऑप्शंस बताती हूँ, फिर मैं आपको करने का तरीका बताती हूँ. बी कहता है कि दोनों ट्रू तो हैं, बट रीजन और assertion का कोई लिंक नहीं है, दोनों बातें सच्ची लिखी हुई है, बट नीचे वाली लाइन ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रही है. सी कहता है assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है. डी कहता है assertion फॉल्स है, रीजन ट्रू है. ठीक है, ये तो आसान है. तो अब जब भी पहले क्वेश्चन आए, सी और डी में से चूज करो. पहले आइडेंटिफाई करो दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है. देखो इसमें, इन इंडिया या इन इंडियन डेयरी फार्म्स द ऑनर्स प्रेफर टू हैव बफेलोज देन काउस. जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं या फिर जो ये डेयरी फार्मर्स हैं, वो क्या चाहते हैं? वो बफेलो का मिल्क प्रेफर करते हैं काउ मिल्क से ज्यादा. उनको बफेलो मिल्क प्रेफरेंस मिलती है. बफेलोज यील्ड मोर मिल्क, ये ट्रू है, ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू है. रीजन ये दिया हुआ है, बफेलोज यील्ड मोर मिल्क देन द काउस एंड देयर मिल्क हैज मोर फैट्स. बफेलो ज्यादा मिल्क देती है, उसके मिल्क के अंदर फैट भी ज्यादा है. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई, यानी कि सी और डी तो नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया. अब आपको ए और बी में से चूज करना है कि भाई नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाले का ही एक्सप्लेन कर रही है, जस्टिफाई कर रही है, तो इसकी हिंदी बनाओ. इंडिया में जो डेयरी फार्म्स हैं उसके ऑनर प्रेफर करते हैं बफेलो काउस, क्योंकि, हमेशा क्योंकि लगाया करो हिंदी बनाते टाइम, क्योंकि बफेलो ज्यादा मिल्क देती है काउ से और उसके मिल्क के अंदर बहुत फैट होता है. क्या बढ़िया हिंदी बनी है, क्या बढ़िया स्टेटमेंट बनी है. सो आंसर विल बी ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो. assertion दिया है इन इंडियन डेयरी फार्म्स, दिस इज रिपीटेड बेटा, यहां जाओ. फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर यूज्ड एज फूड बाय मैन. फिश और बाकी सारे पानी में रहने वाले एनिमल्स यूज किए जाते हैं फूड की, एज अ फूड बाय मैन. सही है. देन रीजन, फिश एंड अदर वेराइटीज ऑफ सी फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. फिश और बाकी सारी जो वेराइटी है ना एक्वेटिक एनिमल्स की, इसमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है. ये भी ट्रू है. अब देखो क्या दोनों ट्रू है, यानी कि सी और डी तो नहीं होगा. अब हिंदी बनाते हैं. फिश और एक्वेटिक एनिमल्स मैन के थ्रू फूड के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि इसमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है. बढ़िया हिंदी बन गई, सेंस भी बन रही है. ए इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर यूज्ड एज फूड
बाय मैन, अच्छा ये रिपीटेड है बेटा, आई विल डिलीट द स्लाइड्स। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट बोले या डिसिमिलर बोले, ठीक है, तो दिस इज ट्रू। रीजन, हाइब्रिड्स आर यूजुअली सुपीरियर ओवर आइदर पेरेंट इन वन और मोर ट्रेड्स। हाइब्रिड जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं अपने पेरेंट से एक कैरेक्टर में या उससे ज्यादा कैरेक्टर में। यार ये भी बिल्कुल ठीक है ना, हाइब्रिड जो बना है, जो नया ऑर्गेनिज्म बना है दोनों पेरेंट्स की क्वालिटी का, वो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होता है, तो बोथ आर ट्रू। अब सी और डी तो नहीं होगा, ए और बी में से चूज करना है। हिंदी में ना, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है, हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है दो अलग अलग प्लांट्स की, क्योंकि हाइब्रिड जो है वो सुपीरियर होते हैं पेरेंट के और उनके कैरेक्टर्स में। तो ऊपर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है और दूसरे में अलग फैक्ट बताया हुआ है ना। सो दिस कुड बी ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हनी बीज आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, बिल्कुल सही बात है, फार्मर की फ्रेंड है हनी बीज क्योंकि हनी देती हैं। एंड नेक्स्ट, हनी बीज पॉलिनेट द फ्लावर्स एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड। कैसे फार्मर की फ्रेंड है? क्योंकि हनी बीज ना फ्लावर्स में पॉलिनेशन कराती है ना, एंड क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। पॉलन ग्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो नई क्रॉप सभी तो प्रोड्यूस होंगी। हनी बीज के बिना हम क्रॉप की प्रोडक्शन को इमेजिन ही नहीं कर सकते बेटा। विदाउट हनी बीज हमारा जो वेजिटेशन है और क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब कन्वर्ट करना, हनी बीज फार्मर की फ्रेंड है क्योंकि हनी बी पॉलिनेट करती है फ्लावर्स को और क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। बन रही है सेंस? क्योंकि लगाकर आ जाओ नेक्स्ट। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बेटर देन बायो फर्टिलाइजर्स। ये क्या बात लिख दी? केमिकल फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर से बेटर नहीं हो सकते, फॉल्स है। बायो फर्टिलाइजर्स आर चीपर एंड लेस पॉल्यूटिंग। बायो फर्टिलाइजर्स चीप होते हैं और लेस पॉल्यूटिंग होते हैं। ये तो फिर ट्रू हो ही जाएगा अगर ऊपर वाला फॉल्स है तो। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। यही होता है ना, एक बार मैच कर ले। हाँ, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ठीक है बिल्कुल। अब आ जाओ यहां केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर? द मेंटेनेंस ऑफ बी कॉलोनीज कॉमनली इन मैन मेड हाइव्स बाय ह्यूमन इज कॉल्ड बी कीपिंग, है ना। बी कीपिंग इसी को बोलते हैं जब हम हनी बीज को कल्चर कराएं। एपीकल्चर इज अनदर टर्म गिवन टू दिस। बी कीपिंग को ही एपीकल्चर भी बोला जाता है। इनको तीन कास्ट में हमने डिवाइड किया है, वर्कर, ड्रोन और क्वीन। इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया था, क्योंकि देखो केस बेस में ये सारी बातें आई हुई हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं बट आई हुई है ना यहाँ पर। तो ऐसा ही आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन में जो थ्योरी दी होगी वो थोड़ी सी नई लगेगी आपको, बट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे जो आपको कराए हुए हैं। देखो, ड्रोन्स आर मेल बीज जिनका मेन काम होता है क्वीन के साथ मेट करना। वर्कर बी फीमेल होती है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलन को कलेक्ट करना, नेक्टर को कलेक्ट करना। बहुत सारी वेराइटीज है हमारे पास। इंडिजिनस वेराइटी में आती है एपिस सेरेना इंडिका जिसको इंडियन बी बोलते हैं, एपिस डॉर्सिटा जिसको हम रॉक बी बोलते हैं, और एपिस फ्लोरी जिसको हम लिटिल बी बोलते हैं। एक्सोटिक वेराइटीज में इटली की वेराइटी है इटालियन बी, एपिस एडमसोनी साउथ अफ्रीका की वेराइटी है। अब हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं हनी बीज से जैसे कि बीज वैक्स, हनी और सम मेडिसिन। समझ आ गया पैराग्राफ? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज। इनमें से कौन सा है जो हनी बीज से नहीं बनता है? हनी, नेक्टर, बीज वैक्स या फिर मेडिसिन। नेक्टर नहीं बनता है, नेक्टर तो बेटा प्लांट्स देते हैं, प्लांट का फूड है नेक्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड। ओके बेटा ये रिपीटेड है। सिलेक्ट द एक्सोटिक वेराइटी फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सोटिक अगेन हमारी इंडिया की नहीं है, बाहर की हो। एपिस मेलिफेरा कहाँ की है बेटा? ये इटली की वेराइटी है, इटली की वेराइटी है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बी कॉलोनीज कॉमनली इन मैन मेड हाइव्स इज कॉल्ड डैश। जब हम बी कॉलोनीज को मेंटेन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। देखा, अब मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये अब पैराग्राफ कैसा दिया था और क्वेश्चन कैसे आ गए। मेंटेनेंस हो गया। ओके नेक्स्ट, रॉक बी इज अनदर नेम ऑफ। रॉक बी किसका नाम है? एपिस डॉर्सटा इंडिया की वेराइटी है ये। एपिस मेलिफेरा इटली की है। फ्लोरी, लिटिल बी, एपिस सेरेना इंडिका ये हमारी इंडियन बी को बोलते हैं। नाउ होमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, practice all the questions from this chapter.
वैसे मैंने आपको प्रैक्टिस तो कराई दी है, ठीक है, तो आप और प्रैक्टिस के लिए ना ये बुक प्रेफर कर सकते हो, जो कि आपकी पीडब्ल्यू की ही बुक्स है। ये बुक्स के अंदर बहुत अलग अच्छे तरीके का कंटेंट है। मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ से लिए, एनटीएससी के क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं, सो आप ले सकते हो। इसमें बहुत वेराइटी है बेटा क्वेश्चंस की, वेरी शॉर्ट केस स्टडी भरे हुए हैं क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज योर सेशन एंड आई होप आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अब क्लियर हो गए हैं, आंसर्स भी मिल गए हैं। जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको खुद देखो एनसीईआरटी में से बेटा। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका नया लेक्चर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिन बच्चों का वो आ रहा है वो बच्चे वहां से पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों का नहीं आ रहा है बोर्ड्स में आप उसको स्किप भी कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, एंड कर रहे हैं सेशन को।